स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे एथिक्स का पार्ट 2 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए एथिक्स के बारे में हम लोगों ने कोर का डिस्कशन किया था, तो ये यूज़ कैसे करते हैं? तो ये समझिए ये लर्न्ड बिहेवियर है, यानी कि इसको आप कोशिश कर सकते हैं स्कूल में पढ़ाने का, लेकिन वैसे काम चलता नहीं है। ये एक लर्न्ड बिहेवियर है। क्यों कॉम्प्लेक्स? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स लाइफ में काम करता है। लाइफ हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आपको बहुत कम ही लाइफ में क्लियर बाइनरी डिसीजन मिलेगा। यानी कि ये करो सही है, ये करो गलत है, वैसा जनरली कभी नहीं मिलता है। हर डिसीजन आपसे कुछ लेगा, आपको कुछ देगा, आपको वो बैलेंस करते रहना पड़ता है। एथिक्स उसी डिसीजन में एक बड़ा कंपोनेंट रहता है जो आपको मतलब अगर आप एथिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजेंटमेंट कम होती है। लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि ये कर लो यही सही है, ऐसा कभी नहीं होता है। पूरा का पूरा देश डूब चुका है इस चक्कर में, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ब्लैक एंड व्हाइट अगर आपके सामने कोई ऑप्शन ला रहा है, सावधान हो जाएँ, सतर्क हो जाएँ। और ये समझिए हर चॉइस जो आप लोगे उसमें मिक्स्ड प्रोस एंड कॉन्स होगा। आपको ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना है, ना ही आपको ज़्यादा डिमोटिवेटेड होना है, आपको बस चिल रहना है। ठीक है भाई, कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ खराब मिलेगा, ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। वो आपको रहना पड़ेगा। और एथिक्स चूँकि इतना कॉम्प्लेक्स लाइफ़ को हैंडल करने के लिए बनाया गया है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स खुद भी होता है और इसका सिचुएशन डिपेंडेंट प्लस पर्सनल होता है। यानी कि एक ही सिचुएशन में 2 लोग अलग-अलग डिसीज़न ले सकते हैं और दोनों डिसीज़न सही हो सकता है। क्यों सही हो सकता है बताएँ ना, सब में प्रोस एंड कॉन है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी होता है। आपको डिसाइड करना है कि मैनेज करना है। जैसे कि इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है, आई कैन नॉट टीच एनीबॉडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक। ये वही वाला है, जैसे कि अगर कोई डूब रहा है तो आप उसके ऊपर किताब नहीं मारोगे ना कि भैया तुम स्विमिंग सीख लो, नहीं होगा, वैसे काम नहीं चलेगा। तो वही समझिए एक लर्न्ड बिहेवियर होता है। जैसे कि स्कूल में हम लोग क्यों जाते हैं? एजुकेशन के लिए। बहुत हल्का, मतलब अगर स्कूल में आप बच्चे को भेज रहे हो 0 टू 10 का, मतलब क्लास 10 तक की बात कर रहे हैं। नॉलेज के मामले में कितना गेन करेगा बहुत हल्का है, मतलब कि साइंस उन्स भगवान भरोसे रहेगा। आपका मैथ उथ एकदम हल्का रहेगा। मतलब एग्जाम के बाद पूछ रहा हूँ, एग्जाम में नहीं, एग्जाम में सब स्मार्ट रहते हैं। एग्जाम से बाद पूछिए, ट्रिग्नोमेट्री लिख के आए होंगे, टॉपर भी बने रहेंगे, बाद में भूल जाते हैं भैया ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो वो बोल रहे हैं कि मतलब आप एक्चुअली कितना सीख रहे हो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सीखते हो, लर्न्ड बिहेवियर। मतलब कि कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है स्कूल में भेजने का। मतलब कि आप देख-देख के सीखते हो। अगर वहाँ पे टीचर्स अच्छा मॉडल सेट करते हैं, सारे के सारे बच्चा एक अच्छा चांसेस रहता है कि उनका एथिक्स अच्छा रहेगा और दिखेगा, वो लाइफ में आपको दिखेगा। और एथिक्स सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मतलब सही या गलत, ये एथिक्स आपको डिपेंड भी करता है कि आप कितना एफर्ट डाल सकते हैं अपने काम में कितनी कंजूसी करते हैं, ये सब डिपेंड करता है एथिक्स पे। तो ये समझिए, इट कैन नॉट बी टॉट, ओनली लर्न्ड। आप देख-देख के सीखते हो। मतलब कहते हैं ना कि आपके माँ-बाप जैसे हैं वैसा ही बिहेवियर आपका होगा। अगर आपके माँ-बाप बहुत कम, एकदम कभी-कभार भी गाली नहीं देते, आप बहुत बिगड़ने वाले लोगों के बीच में जाएँगे तो भी आपका सबसे कम ही रहेगा। लोग तुरंत पढ़ेंगे भाई घर में इसका शांत है। तो वो समझिए लर्न्ड बिहेवियर होता है। तो ये सबसे कोर इंपॉर्टेंस है। इसीलिए एथिक्स को एकदम ब्लैक एंड व्हाइट कभी मत सोचिएगा कि ये है, वो है। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री सीख सकते हैं, एथिक्स सीखना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं मिरर। मिरर हमारे लिए सबसे अच्छा गाइड है इस दुनिया को सँभालने के लिए, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर अगर आप जाओगे तो उसमें मिरर न्यूरॉन्स मिलते हैं। तो ये क्या है? ये मतलब बेस्ट केस में समझ इसको यही समझा जा रहा है कि ये एक सर्किटरी है हमारे बॉडी के अंदर, जो अगर हम इंसान को देखते हैं, वो कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो हमारा ब्रेन उस इफ़ेक्ट का, मतलब जो एक्शन वो ले रहा है, दूसरा मतलब पार्टी जो एक्शन ले रहा है, उसका ब्रेन पे क्या असर होगा, वो ब्रेन खुद रिक्रिएट कर देता है। एक तो का बायो मिमिक्री है। मतलब है, ये हम लोग देख चुके हैं, एमआरआई में डाल चुके हैं, किस हद तक है, क्या काम है, ये साबित हो चुका है, मतलब इस पे डाउट या डिस्कशन नहीं, हो चुका है, सॉर्टेड है। उसका क्या असर है, कितना डेप्थ तक जाता है, वो अलग बात है, लेकिन सॉर्टेड है कि हमारे पास मिरर न्यूरॉन्स होते हैं और ये मिमिक्री में हम लोग चला जाते हैं। जैसे कि बच्चा माँ-बाप को देख के ही सीखता है ना, खाना कैसे है, चलना कैसे है, वो सब कैसे है, और इसीलिए देखिए कि बच्चा वही लैंग्वेज बोल पाता है जो उसके माँ-बाप बोलते हैं। क्यों? मिमिक कर रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मिरर न्यूरॉन्स इसमें हेल्प करता है और इससे आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। यानी कि आप अपने माँ-बाप को देखोगे लाइफ, मतलब बचपन से बात कर रहे हैं, मतलब 1 साल का बात कर रहे हैं। आप देखोगे कि उनका दिन है, 24 घंटा है, तो उसमें से हर टाइम वो खुश नहीं रहेंगे, कभी थोड़ा दुखी होंगे, कभी खुश होंगे, कभी एंग्री होंगे, ये सब रिएक्ट करता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे अगर माँ-बाप गुस्सा हो जाते हैं तो बच्चा रोना तुरंत शुरू कर देता है, क्योंकि वो मिरर न्यूरॉन उसको सिग्नल दे दिया कि भैया कुछ गड़बड़ हो चुका है। नॉट अ हेल्दी स्टेट, मतलब कि सिचुएशन गंभीर है, वो रिएक्ट करने लगता है अकॉर्डिंगली। तो वही समझिए ये सब हमारे लाइफ में खत्म नहीं हो जाता कि जैसे आप बड़े, बस उसका प्रोग्रामिंग शिफ्ट हो जाता है कि मतलब आपका सीखने की जगह पे अब आप उसे यूटिलाइज करते हो। तो ये आपको समझिए हमें क्या फ़ायदा होता है मिरर न्यूरॉन्स का लेके या मिरर प्रोटोकॉल लगाने से। आप फ़ील कर पाते हो दूसरे को क्या फ़ील होता है। आप कभी ध्यान देते होगे कि जो जो लोग कुत्ता रखते हैं वो समझ जाते हैं कि भैया कुत्ता खुश है कि कुत्ता थका हुआ है, जो भी है। चाहे वो कोई भी जानवर हो,
आप सोच लीजिए कि इंसान किसी भी जानवर को टेम कर लेता है, कैसे? हमारा मिरर न्यूरॉन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। हम लोग देख के समझ जाते हैं। जो लोग खेत में काम करते हैं, ग्वाले लोग रहते हैं, आराम से कोई गाय देख के बता देंगे कि भैया ये गाय का ये हालत है, इसका ये गड़बड़ है। सब एकदम मतलब ऐसे कि इट्स टॉकिंग टू यू। और जो लोग रखते हैं डॉगीज़-वॉगीज़ वो आपको बता देंगे ना कि ऐसा फ़ील होता है कि ये बात कर रहे हैं और फीडबैक हो रहा है। तो वो हो कैसे रहा है भाई? हमारा लैंग्वेज बहुत इवॉल्व है। हमारा मिरर न्यूरॉन उसका ब्रिज का काम कर रहा है। और इसी कारण से जो जिनका बच्चा रहता है वो लोग तुरंत बता देते हैं कि अरे वो ऐसा रो रहा है तो इसका ये मतलब कि उस भूख लगा हुआ है, या ऐसा रो रहा है तो इसका मतलब कि नींद आ रहा है। कैसे बता लें? वही मिरर न्यूरॉन्स इस सब में हेल्प करता है। तो मिरर न्यूरॉन हम लोग के लिए बहुत बड़ा मतलब एक कवच है जो हमारा फाउंडेशन है कि आप क्यों ब्रेक लगाते हो किसी दूसरे को चोट पहुँचाने से पहले? राइट? किसी को मतलब बस जाके ऊपर भेज देना ये हमारे नेचुरल स्टेट में नहीं है। क्यों नहीं है? बात वही समझिए, मिरर न्यूरॉन्स उसमें ब्रेक लगा देता है। हाँ, आप साइकोपैथ हो सकते हो, सोसियोपैथ हो सकते हो, वो सब अलग बात है। लेकिन जनरली किसी दूसरे का एक्सप्लॉइट करना मतलब उसको हार्म पहुँचाना हमारे अंदर से ब्रेक लगा रहता है। और ये ब्रेक को हमें रीइन्फोर्स करना रहता है कि ये ब्रेक पे अच्छा काबू रहे, क्योंकि गुस्सा में कई बार आप ओवरराइड कर सकते हो, तो ब्रेक को बार-बार रीइन्फोर्स करना पड़ता है। और वो ब्रेक जब आप वॉर में हो तभी उसे खोला जाता है, जाओ भाई टेक इट एंड गो। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। मिरर इसका सबसे इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट है। तो वही समझिए कि हम लोग इसी को हर कल्चर में एक सिंपल कहा जाता है, इफ यू वुडंट लाइक इट डन टू यू, डोंट डू इट टू अदर्स। मतलब कि आप बेमतलब का किसी मतलब डिसिप्लिन करना अलग बात होता है, ये समझ लीजिए कि अगर आपको माँ-बाप मार रहे हैं कि डिसिप्लिन करने के लिए, वो आपको फ़ील आ जाएगा, बच्चे को पता चल जाएगा कि मुझे डिसिप्लिन किया जा रहा है। लेकिन अगर आप बस मतलब अपनी ज़िंदगी का भड़ास निकाल रहे हैं, बच्चे भी समझ जाएँगे कि आप अपनी ज़िंदगी का भड़ास निकाल रहे हो। आप लोग देखते होंगे कि कुछ बच्चे मार-पीट के मतलब ये हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, एकदम डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, और कुछ मार-पीट खाने के बाद वो सीधे माँ-बाप को छोड़ के चले जाते हैं। बोले, "अरे! आप यहीं रहिए ना, आप यहीं रहिए, हम चलते हैं।" चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, बुढ़ौती में छोड़ देते हैं। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चा उस टाइम में, और आप सोचे अरे उस टाइम उनका थोड़ा गरीबी था, फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा ने नहीं पूछा था। बच्चा ने आपसे नहीं बोला था कि भैया मुझे इस दुनिया में लाओ जब आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो। आप लाए, आप उसमें अपना भड़ास निकाले, वो बुढ़ौती में अपना भड़ास निकाल देगा। बैलेंस, थैनोस बैलेंस कर देता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये कहावत है, इफ यू वुडंट लाइक इट डन टू अदर्स, डोंट डू इट। मतलब आप जो खुद पे आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो दूसरे पे मत करें। और एकदम आप आराम से बता सकते हो, कुछ टीचर हैं जो बस मार रहे हैं। आपको समझ में आ जाता है घर में इसका कहीं कुछ चल रहा है, वो बड़ास निकाल रहा है। आप देख के बता सकते हो ये। और कुछ टीचर्स हैं जो कभी-कभी मारते हैं, जो उनको पता है कि भैया डिसिप्लिन का मतलब तुम कुछ तांडव किए हो, तुम कुछ बेवकूफ़ी की हो तो मारते हो, तो आपको पता चला, आपको खुद खराब लगता है, अरे यार क्या करवा दिए। वो समझ रहे हैं? ये हमारा मिरर न्यूरॉन्स ही सबको कंट्रोल करता है। और यही हमारा फाउंडेशन रखता है कि आउट ऑफ हैंड क्यों नहीं चले जाते। वही तो हम लोग कुत्ता को समझ लेते हैं भाई, वो बात नहीं कर रहा, लैंग्वेज नहीं कर रहा, एकदम पूरा कम्युनिकेशन होने लगता है। और जो लोग पाल के रखे रहते हैं, इट्स लाइक ब्रो आई गेट इट, क्या बोल रहे हो, कहाँ बोल रहे हो, कैसे, सब हो जाता है। अब बात करते हैं कि कल्चर का इसमें क्या रोल है। तो कल्चर ये समझिए कि बहुत सारा चीज़ आप देख के सीखते हो। जैसे बोला ना लैंग्वेज क्या है, डिस्कशन करने का तरीका है। जैसे कि आप यूपी वाले लोगों से मिलेंगे, वो बात करने टाइम में अलग तरीके से बात करते हैं। सेम भाषा, वहीं आप बिहार वाले लोग से करोगे, अलग होगा। बोले दोनों सेम है। आप और हमारे लिए सेम है जो बाहर से देख रहे हैं। जो अंदर से है वो तो बोलेंगे भैया ज़मीन आसमान का अंतर है। अरे भैया तुम तो यूपी वाले भैया लग रहे हो। बिहारी वाले, अरे बबुआ तू तो इधर का है। तुरंत बहुत छोटा-छोटा सटल साइंस होता है, जो मतलब जो एजेड लोग हैं, जो काफ़ी एक्चुअली ये सब जगह में रहे हैं, वो बता देंगे तुरंत, दूर से बता देंगे, सर भैया ये इधर का है, ये इधर का है। कुछ लोग तो ये बता देते हैं, अरे भैया ये गाँव का है, टेंशन मत लीजिए, डिटेल बताएँ, जीपीएस बता देते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सीखते हैं, लर्न्ड बिहेवियर है। जो लोग खेती-वेती वाले एरिया में रहते हैं, उनका अलग ही एटीट्यूड रहता है। आप उनको कपड़ा-वपड़ा पहना के जॉब दिला दोगे, उनका बिहेवियर तब भी सेम रहेगा। आपको पता चल जाएगा कि सर इसका फील्ड अलग है। तो वही बोल रहे हैं कि हम लोग जो चारों ओर देखते हैं 24/7 वही सीखते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि आपका बहुत मायने रखता है कि आपकी संगत कैसी है। संगत का कारण वही है कि वही आप देख रहे हो, अगर आपका संगत अच्छे लोगों के साथ है, सब ठीक-ठाक है, बैलेंस हो जाएगा, आप लाइफ मैनेज कर पाओगे। संगत गड़बड़ रह गया, अच्छे माँ-बाप होते हुए भी आप लटक सकते हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कल्चर का एक बिहेवियर पैटर्न होता है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। कल्चर को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इसमें एक इन ग्रुप का डेटा को प्रोटोकॉल बनता है कि हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। ये आप लोग बार-बार सुने, अरे हम तो ऐसे ही करते हैं, अरे हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। ये सब क्या बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है इन ग्रुप प्रेफ़रेंस है, यानी कि हम ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। जैसे कि अब ये मुझे बड़ा ऑड लगता था कि बर्थडे में लोग पीटते-उटते क्यों हैं? लेकिन हॉस्टल गए तो हॉस्टल में सब वही कर देंगे भैया। आपका बर्थडे-वर्थडे है तो फोटो नहीं लेते। वहीं देखिए जापानीज़ लोग काफ़ी मतलब बाउ डाउन करके बोलते हैं सॉरी, आँख में आँख मिला के आई एम सॉरी नहीं बोलते हैं, वो उनका इस तरह का है। वो उनका सब लोग वही सीखे हैं। और वहीं पे आप अलग जगह पे जाएँगे, अलग आपको यूरोप में अलग बिहेवियर मिलेगा। इंडिया इतना बड़ा है कि अलग साउथ इंडिया में अलग तरीके से लोग हाय-तौबा करते हैं। वहीं पे आपका अ, नेपाल-वेपाल के पास वाले एरिया में जाएँगे, वहाँ लोग अलग तरीके से करते हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि
इन ग्रुप में हमेशा बन जाता है। और सेम रिलीजन, सेम कंट्री होने के बाद भी आपको डिफरेंट बिहेवियर मिल जाएगा, डिफरेंट कल्चर मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप साउथ इंडिया में हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा दुर्गा पूजा आके चला गया, लेकिन गणेश पूजा में आपको बहुत पता चलेगा। तो वही समझिए हमारा एथियस, कल्चर क्या है कि मतलब किसी को कितना नुकसान पहुंचाना है, कि जैसे काफ़ी जगह पे काफ़ी एक्शन वायलेंट हो जाते हैं, काफ़ी जगह पे अवे है, हाय तौबा खूब करेंगे, मुंह खूब चलाएंगे, लेकिन हथियार नहीं उठाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ जगह बात बात पे कर देते हैं। कल्चर है, वो आपका एथिक्स वैसा क्यों है कि अरे इसने ये बोल दिया हम इसको काट देते हैं। जैसे आप आराम से देख सकते हैं कुछ कुछ स्टेट में लोग ऐसा ऐसा गाली फ्री का बोल रहा है, फ्री का, और बाकी सारे स्टेट में भैया ये क्या बोल रहा है। तो वही समझिए एथिक्स वहाँ का है कि वहाँ पे सबका मुंह ऐसा है तो किसी को टेंशन नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है तो भैया एक तो बात सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है। तो वही समझिए कल्चर है। अब बात करते हैं इसमें एक और इम्पोर्टेंट कोर फैक्टर का, यानी ह्यूमिलिटी। ये पर्सनल लेवल पे आ रहे हैं। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो सब बड़ा है, ये ह्यूमिलिटी पर्सनल है। क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, हर किसी को हर चीज़ नहीं पता है, ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी को पता है, ना कभी पता होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि बोलते हैं ना, ये नॉर कैन वी एवर, मतलब कभी आप ऐसा नहीं पहुंचोगे मेरे को सब पता है, सर्वज्ञानी है, वो नहीं होना है, होना ही नहीं है, लोड ही नहीं आपको लेना है, वो ट्राई भी नहीं करना है, वो नहीं होने वाला है। तो ह्यूमिलिटी हमारे के लिए क्या फ़ायदा होता है इथॉस में? सबसे बड़ा उसका फ़ायदा होता है कि हमारा एक्शंस पे वो थोड़ा ब्रेक लगाता है। अगर आप ह्यूमिलिटी रखते हैं, बढ़ाने से पहले आप थोड़ा सोच लेते हो, थोड़ा-सा, थोड़ा-सा, और वो थोड़ा-सा ह्यूमिलिटी आपका लाइफ़ बहुत आगे ले जाएगा। आप आराम से पकड़ सकते हो, ऑफ़िस में कौन लोग अच्छा से ऊपर चढ़ सकते हैं, कौन लोग ऐसे रह सकते हैं जिनके भरोसे कंपनी चल रही है, जिनके भरोसे कंपनी चल रही है, आप लोग हर कोई बताएगा भैया ये बड़ा हम्बल बंदा है, खटता है, सीखता है, कुछ भी गड़बड़ होता है, ओनरशिप ले लेता है कि अरे भैया मेरे से गलती हो गई, मैं उसको ठीक करता हूँ। आपको आराम से पता चल जाएगा इनके भरोसे कंपनी चल रही है, भले प्रमोशन हो चाहे नहीं वो बात अलग है, लेकिन कंपनी इन्हीं के भरोसे चल रही है। ये किसी दिन निकले, कंपनी हिल जाएगी। तो वही समझिए ह्यूमिलिटी हमारे एक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा-सा ब्रेक लगा लेते हैं, थोड़ा-सा मिसाइल फायर करने से थोड़ा-सा पहले, बहुत चीज़ हो जाता है। और ये समझिए हमें एक बहुत अच्छा फ़ायदा होता है हील करने में। यानी कि जैसे मैंने बताया कि अगर आप एथिकल डिसीज़न्स लेते हैं, रिज़ेंटमेंट कम होता है। वहीं अगर आप ह्यूमिलिटी रखते हैं, तो आपको कोई भी इंजरी हो, कोई भी डैमेज हो, वो आप हील कर पाते हो। यानी कि इमोशनल ट्रॉमा के बारे में बात कर रहे हैं, वो सब से हील करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन उसी को रिवाइंड में चलाता रहता है। ये हमारा एवोल्यूशनरी का साइड इफ़ेक्ट है। तो अब प्रॉब्लम है कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ह्यूमिलिटी उसको ऐसा है कि भैया मैं थोड़े कंट्रोल करता हूँ हर चीज़। हर चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। मतलब वो कहता है ना कि भाई आई डोंट कंट्रोल एवरीथिंग, मैं भगवान थोड़ी हूँ। तो वही समझना है। और दूसरा इसका एक कल्चरल लेवल पे फ़ायदा होता है कि पोलराइज़ेशन नहीं करने देता है कल्चर में। जैसे कि जापान में कई बार आप लोग सुने होंगे एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि सब लोग मतलब जैसे 5-6 न्यूज़ मीडिया थे, सब कैसे डिसाइड कर लिए कि भैया हम बैंक रन नहीं दिखाएँगे। तो ऐसा हो कैसे गया? क्योंकि ह्यूमिलिटी जो है उनका थोड़ा अच्छा था। ह्यूमिलिटी में ये होता है कि वो आपको पोलराइज़ेशन नहीं होने देता है। पोलराइज़ेशन मतलब हम जीतेंगे, तुम मरोगे। ये भैया ये कहाँ से आ गया? पोलराइज़ेशन यही होता है कि तुम डुबा दोगे, हम आग लगा देंगे, मतलब एकदम आर-पार जो अभी आप देख रहे होगे इंडिया में हो रहा है या यूएस में हो रहा है, एकदम आर-पार, बात-बात पे, हर एक चीज़ पे, हर एक टॉपिक पे तुम आर, हम पार। अरे भैया दोनों एक ही देश में रह रहे हो, मिल-बाँट के रहना है। तो वो पोलराइज़ेशन इतना आउट क्यों हो गया है? ह्यूमिलिटी कम हो गया है। ह्यूमिलिटी का थ्रॉटल बढ़ाइए, पोलराइज़ेशन कम हो जाता है। आप थोड़ा चिल मार पाते हैं, थोड़ा-सा कर पाते हैं, बहुत ज़रूरी है। एंगर पे भी अच्छा कंट्रोल रखता है। और इसीलिए हमारे कल्चर में ऐसा क्यों है कि मतलब अपने बड़ों का पैर छुओ। आप ह्यूमिलिटी दिखाते हो, हर कल्चर में होता है। किसी भी कल्चर में लीजिए कि मतलब पैर पकड़ना मतलब एज़ ए सिंबॉलिक, वो कहते हैं कि भैया अपना ईगो जो है ना थोड़ा थोड़ा नीचे रखो। फिर अगर आप जैसे देखोगे, ये कहानी इसकी बहुत अच्छी है, आप लोग खुद खोज लो। एक मंक ने मतलब बुद्धा के लिए स्टैचू बनाया, और ये स्टैचू इसलिए बनाया कि यहाँ पे जो नदी मिल रही है, जो ये नदी है, वहाँ पे बहुत लोगों का डेथ हो रहा था। मतलब नदी बहुत तांडव वाला नदी था। मतलब और उस टाइम ये बहुत पहले की बात हो रही है। उसमें छोटे-छोटे नैया बना के जाते थे, सब डूब जाते थे। तो एक मंक को बहुत खराब लगा, उन्होंने भगवान से बोला कि यार आप कुछ करो यार। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मेरी मूर्ति बना दो। मतलब उनका ये है कि उनको अंदर से है कि यार हम अब मूर्ति बना देते हैं, बुद्धा देखेंगे तो बुद्धा सबकी रक्षा करेंगे। तो ये खोद के शुरू किया। अब कहानी ये है कि ये काम करना शुरू किए, लोगों ने देखा कि वो काम कर रहे हैं, लोगों ने डोनेशन दिया, काफ़ी लोग आए, और जैसे-जैसे ये दिखने लगा कि अच्छा पहाड़ कट रहा है और उसमें धीरे-धीरे शेप दिखने लगा, तो सब लोग और सपोर्ट किया और खूब पैसा आ गया और खूब ये मेहनत करा। मतलब कंजूसी नहीं, कटौती नहीं, कोई भी धांधली नहीं। शुद्ध भक्त जिसको कहते हैं ना, एक एक प्यारा भक्त है, एकदम भक्त पे चल रहा है, वो खोदना शुरू किया। अब इस दरमियान एक धांधली वाला एम्प्लॉयी आ गया। ये मतलब एम्पायर का कोई कहते हैं ना एजेंट-उजेंट आ गया कि वो देखा कि भैया इसके पास तो बहुत पैसा है। तो ये सीधे बोला कि तुम हमको दो, सारा पैसा दो जो मतलब इसके लिए कर रहे हो, नहीं करोगे तो हम तुम्हारी आँखें निकाल देंगे। अब यही पे कहा जाता है वो भक्त इतना सच्चा भक्त था कि हाँ, आँख खुद निकाल के रख दिया। खुद आँख निकाल के रख दिया, और अपने मतलब अपने मन से ये बनाया हुआ है। और इसका पहाड़ का ये कहानी है कि अगर इसका पैर दिख रहा है, गया जगह।
अगर पैर है मतलब कि अगर बुद्धा का पैर है पानी के अंदर, सब चीज़ ठीक है, सब कुशल-मंगल है। पैर हटा, आप चले गए और जब-जब भी इनका पैर हटा है मतलब ये उनकी कहानी में है, उनकी इथॉस में 3000 साल से है इनका कि भैया जब-जब पैर हटा है, एक बार पैर हटा इतना गंदा फ़ेमिन आया कि सब के सब लटके। सीसीपी का इलेक्शन हुआ, पैर हट गया। अभी तो पैर बहुत ज़्यादा हटा हुआ है। वो उनका कहानी में है कि अगर उनका पैर हटा मतलब कि वो हाथ धो लिए मतलब ये तुम्हारा पाप इतना हो गया हम नहीं संभाल सकते। ये उनका में वही बोल रहे हैं हर कल्चर में ऐसा ही होता है कि मतलब तुम्हारा क्या मतलब तांडव है ह्यूमिलिटी उसी सबको बांध के रखता है। सोचिए कितना ह्यूमिलिटी रहा होगा लोगों ने कि मतलब मिल बांट के इस तरह का चीज़ बनाया। हमारे केस में भी होता है कि हम लोग मंदिर कहाँ से बना पाते हैं एकदम कहाँ-कहाँ पे ऊट-पटांग जगह मंदिर बनाते हैं। लोग हेल्प करते हैं। वो ह्यूमिलिटी जोड़ने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। और वही समझिए कोर का एथिक्स में वही होता है कि थोड़ा-सा नीचे आ जाओ, थोड़ा-सा मतलब घोड़ा उड़ो मत, थोड़ा-थोड़ा नीचे आ जाओ। ह्यूमिलिटी बहुत अच्छा औज़ार है और ये पर्सनल है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एथिक्स ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट क्यों नहीं होता क्योंकि पर्सनल है। हर किसी का ह्यूमिलिटी सेम लेवल पे नहीं होगा। कुछ हम्बल होंगे, कुछ बहुत हम्बल होंगे, कुछ थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा होंगे, थोड़ा हार्मफुल हो जाएँगे, बैलेंस करना रहता है। तो उसी से अलग-अलग में पता चलता है। अब बात करते हैं सबसे महँगा इमोशन का, सबसे महँगा कोर का, पेशेंस। ये बहुत हार्ड है इंसानियत के लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हर किसी के लिए भी। जो लोग पेशेंट में एकदम आपको लग रहा हो ना कि भैया एक तो एकदम उनका भी बैंड बजा हुआ है। मैं एकदम क्लियर करता हूँ, पेशेंस बहुत हार्ड इमोशन है मैनेज करना और इसका कारण क्या है? ये हमारे नेचर के अगेंस्ट है। नेचर में हर क्रीचर जो बता चूँकि हम लोग प्रेडेटर से नहीं आए, प्रे से आए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम पे ढप्पा मार लेता था चीता, हम पे ढप्पा मार लेता था लायन, तो ये समझना ज़रूरी है, हम लोग प्रे से बड़े हुए हैं। प्रेडेटर से होते हैं तो प्रेडेटर चिल रहता है, इट्स लाइक ब्रा चिल ब्रो। तो प्रेडेटर का डीएनए में है चिल ब्रो। वो देखता है प्रेडेटर मतलब धूप सेक रहा है, इट्स लाइक भैया ये कहाँ से हो गया आप चिल मार रहे हो? एक्टिविटीज़ क्यों नहीं हो रही है? इट्स लाइक भाई चिल मेरे पे कौन ढप्पा मारेगा? तो ये समझना बहुत अब मतलब है, ऐसा नहीं कि कोई और नहीं डाल सकते, दूसरे ट्राइब से नहीं डाल लेकिन आपस में थोड़ा-सा चिल रहता है। हमारे में वो चिल नहीं है, हमारे में चिल है ही नहीं। तो वही समझिए, तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? हम लोग हर बात पे फाइट या फ्लाइट में पहुँच जाते हैं। अगर हमें थोड़ा-सा भी कन्फ्रंटेशन मिले या थोड़ा-सा भी सैडनेस हो, हम लोग मतलब एकदम रिएक्ट पहले कर दें, मतलब मिसाइल पहले दागो उसके बाद सोचो। जैसे कि ये मेरे शॉर्ट सम में मिसाइल लोग पहले दागते हैं, बाद में सोचते हैं कि अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देते हो तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है, उससे नदी सूख जाती है और हम लोग करके देख चुके हैं। मतलब आप देख लो कोई भी गूगल मैप में देख लो, बिंग मैप में देख लो, इसरो के मैप्स में देख लो कि भैया बाँध बनाने से पहले पानी का क्या लेवल था। सालों साल का हमारे पास रिकॉर्ड है आज़ादी के टाइम से। बाँध बनाया, उसके 10 से 20 साल के बाद क्या हुआ? नदी गायब हो गई। ये आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। लेकिन मिसाइल मारने का पहले क्या है क्योंकि स्कूल में आपने पढ़ा था मिसाइल आप पहले मार देते हो, ऐसा थोड़ी होता है नदी पानी सब समुद्र में चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इट्स लाइक पानी समुद्र में जाएगा, ये ऐसी बात हो गई कि आप पानी पीते हो तो मूत्र विसर्जन होता है, कुदरती है। आप इसको रोक नहीं दोगे, कहीं पे भी नहीं रोकना है, रोकोगे मारे जाओगे। हमने वही किया, रोक दिया, मर गए। अब इसको आप अगर ह्यूमिलिटी से लेते हो, पेशेंस से लेते हो, मैं बता रहा हूँ डेटा आपको खुद दे रहा हूँ, आप खुद चेक कीजिए, हर नदी में चेक कीजिए। आप वो नहीं करोगे, आप पेशेंस से आप पहले मिसाइल पहले फायर करोगे, आप भी लटकोगे, मेरा लाइफ में भी बेमतलब का काहे को चूर होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये फाइट एंड फ्लाइट हमारा इमोशनल है। एंग्री अपने आप में मत होइए, बस इसको समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहाँ पे अगर आप ब्रेक लगा देते कि अश, बस उससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। जितने भी लोग आप लाइफ में सक्सेसफुल देखें, उन सबका यही रहता है कि वो सब पेशेंस होता है। मैं वैसे ही बोलता हूँ मुझे ये जेफ बेज़ोस से बहुत डर लगता है, कारण वही वो बहुत खतरनाक पेशेंट बंदा है भाई। मतलब आराम से हम आ जाएँगे, टेंशन मत लो। अरे हम आ जाएँगे, हम ले लेंगे भाई, टेंशन मत लो। पेशेंट बहुत बहुत खतरनाक पेशेंट बंदा है भाई। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जनरली इसका क्या मतलब होता है पेशेंट का? आपका जो पहला सोच है हमेशा गलत है। कभी भी आपके दिमाग में पहला सोच आ रहा है, तुरंत उस पे ब्रेक लगाइए, उसको मुँह से नहीं निकलने देना है। पहला सोच कभी मुँह से नहीं निकलना चाहिए। जो कहते हैं ना जिनकी अच्छी रेपुटेशन होती है, जिनकी खराब में जनरली वही अंतर होता है। जिनका अच्छा रेपुटेशन है वो थोड़ा-सा मतलब मेरे दिमाग में कुछ आया, बोलना नहीं है। बस एक बार 1 मिलीसेकंड का आप ब्रेक लगा दिए, तुरंत दिमाग प्रोसेस कर पाता है, क्रंच कर पाता है, तब अच्छा आउटपुट आता है। जैसे कि हर कोई मतलब आप लाइव स्ट्रीम्स पे देख लो, ये पूछ देते हैं, भाई सर मुझे पता है कि आपने नहीं सोचा है और मुझे इसीलिए अजीब लगता है कि भैया अगर आप खुद ही नहीं एफर्ट डाल रहे हो, तो मैं क्यों एफर्ट डालूँ आपके सवाल में? जब आप सोचते हो तो सवाल अच्छा आ जाता है कि अच्छा अब थोड़ा-सा आपने सोचा, थोड़ा-सा क्रंच किया, फिर उसको थोड़ा प्रोसेस किया। आपके दिमाग में मेमोरी है, आपके दिमाग में नॉलेज इसीलिए डाली गई थी, क्रंच करने के लिए। आप क्रंच किए नहीं, तो लॉजिक वही रहता है, आपको कुछ नहीं करना है अपने लाइफ में पेशेंस बढ़ाने के लिए, बस जो भी आप कुछ बोलने वाले हैं, तुरंत ब्रेक लगाइए। दिमाग में कुछ है, ब्रेक और कुछ करने अरे ब्रेक मारिए, एकदम डिस्क ब्रेक मारिए आप, एकदम ब्रेक रोक देना है गाड़ी। तुरंत आप खुद सोचने लगो, अरे! हाँ,
और ये आपके एथिक्स प्रोसेसर को टाइम देता है कि अच्छा अब मैं थोड़ा एथिक्स आप धड़धड़ा के लूज मोशन कर देंगे तो भैया दिक्कत हो जाता है, वो फिर काम ही नहीं करेगा। इसीलिए पेशेंस नहीं है, एथिक्स कहाँ से आएगा? आप वहाँ तक तो जा ही नहीं रहे, आप फाइट एंड फ्लाइट में ही प्रोसेसिंग कर रहे हैं और ये एनिमलिस्टिक है, बाय डिज़ाइन एनिमलिस्टिक है। हाँ, हर टाइम ये नहीं किया जाता है, हर जगह पे नहीं सूट करता है, लेकिन 99% केसेस में इंसान के इकोसिस्टम में बहुत बढ़िया सा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को दबाए रखना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। जो लोग अच्छे से दबा पाते, अच्छे से काबू रख पाते हैं और वो आउट ऑफ हैंड भी ले जा सकते हैं बहुत आराम से। बोलते हैं ना कि जो शांत लोग जब गुस्सा होता है तो हर कोई हदस जाता है कि भैया क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया भाई? बात वही है कि जब आपको के सामने कोई आता है जो एकदम हर टाइम में चिल है, काम है, वो भड़कता है, तुरंत आपको तुरंत रेड अलर्ट हो जाता है। वही वाली बात होती है। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है कि गॉड ग्रांट मी सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज थिंग्स दैट आई कैन, एंड विजडम टू नो विच इज विच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपका ब्रेन तभी जाएगा जब आप पेशेंस का डिस्क ब्रेक लगाएंगे। किसी भी कल्चर लीजिए, किसी भी रिलीजन में घूम फिर के यही आता है कि आपको ब्रेक लगाना है कि सर जो होना है वो होगा, हमको ब्रेक लगाना है, हमको थोड़ा सोचना है, हमको थोड़ा 1.5 किलो का है ना, ये 2.5 किलो का हाथ नहीं उठाना है, 1.5 किलो का दिमाग लगाना है। बस आधा से ज़्यादा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि आप पेशेंस लगाते हो तभी ब्रेन क्रंच करेगा, तभी एथिक्स आपके लिए काम कर पाएगा, नहीं तो एथिक्स काम ही क्या करेगा। और इसीलिए कहा जाता है पेशेंस इज अ वर्च्यू। पेशेंस खुद वर्च्यू नहीं है, पेशेंस आपके दिमाग के बाकी पार्ट्स को काम करने देता है कि भैया काम करो। मतलब समझिए पेशेंस क्या, ओए ब्रेक लगा दिए जी ब्रेक। अब भैया तुम लोग सोचो, वो ड्राइवर को बता दे, देखो भैया हम ब्रेक लगा लिए, सोचो तुम लोग को करना क्या है। आप चौंक जाएंगे, गारंटी मेरी है कि अगर आप, मतलब मैं क्लियर करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कर लिया हूँ, मैं भी बह जाता हूँ, अब मेरा काम है बहना, बट लेकिन मुझे कई बार जब भी लोगों के साथ होता है, इट्स लाइक ब्रेक, ठंडे दिमाग से ब्रेक लगाओ। हर बार नहीं होता, कभी-कभी मैं फिसल जाता हूँ, खराब चीज़ भी बोल देता हूँ, बट दैट इज़ लाइफ। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि 99% टाइम ना फिसलूँ, 1-2% तो फिसलना है ही। वही पेशेंस, गारंटी, फुल गारंटी। आपका दिमाग से जो भी पहला चीज़ निकल रहा है वो हमेशा कचरा होगा। उसे रोकें, प्रोसेस करें, तुरंत बढ़िया आइडिया आने लगेगा। कभी पे भी पहला आइडिया पे नहीं गाड़ी दौड़ाइए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एथिक्स के पार्ट 2 के बारे में, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना नापसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, और आप फ्री हैं तो आपने वीडियो दिखा, चैनल को बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।